डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों, ये सवाल हर एक आम आदमी का होता है, क्योंकि कोई सोचता है कि इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं, इतनी लग्जरी कार दिखा दी, बड़े बड़े चेक दिखा दिए। एक तरफ तो आदमी ये बोलता है कहीं और से नहीं पैसा बनाया जा सकता, और दूसरी तरफ एक आम आदमी के मन में ये जो सवाल होता है कि कुछ होता नहीं है, बातें हैं सारी। और हमें ये दोनों ही फेस करने पड़ते हैं। मतलब कोई ये सवाल करता है कि कुछ होता नहीं है, कभी कोई ये सवाल करता है कि इससे क्या किसी और जगह से पैसा नहीं बना सकता, सिर्फ यहीं से बनाना ज़रूरी है क्या? क्या लगता है आपको? क्योंकि आपको अब लगभग 27 साल होने को है 99 से, और मैं भी यही सोचता था कि पैसा तो कहीं और से भी बनाया जा सकता है। तो आई गॉट पॉजिटिव। आपको क्या लगता है इस पर? दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है सरवत की। पहली बात तो ये है कि पैसा तो कैसे भी बनाया जा सकता है, कहीं से भी बनाया जा सकता है, पर सवाल इस बात का है कि आप लोगों की खुशियों के आधार पर पैसा बना रहे हो या उनको दुख पहुंचा के पैसा बना रहे हो। तो कोई ये कहेगा साहब हर व्यक्ति थोड़ी लोगों को दुख पहुंचा के पैसा बनाता है, पर वो लोगों को खुशी दे के भी पैसा नहीं बनाता है। डायरेक्ट सेलिंग में हम दूसरों की सफलता दिला के खुद सफल होते हैं। हम दूसरों के सपने पूरे हों पहले, फिर हमारे सपने पूरे होते हैं। तो ये कितने महान पुण्य का काम है, कितना बड़ा काम है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि पैसा कहीं भी बनाया जा सकता है, पर कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कितना स्ट्रेस होता है, कितना उसके लिए लर्निंग चाहिए, कितनी उसके लिए एजुकेशन चाहिए, कितनी नॉलेज चाहिए, और उसके बाद कितना मैनेजमेंट चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में सब थोड़ी खास बात क्या है जो लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि ये बहुत थोड़े से इन्वेस्टमेंट से काम हो जाता है। और जिस इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं वो तो बहुत प्रोडक्ट्स हैं जो हमें खुद को यूज करने हैं। मैं नहीं कहूँगा फ्री में होगा, मैं नहीं कहूँगा जीरो इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि वो जीरो इन्वेस्टमेंट इसलिए कहला जाता है क्योंकि जो तुम्हें प्रोडक्ट्स काम में लिए वो तुम्हारे घर के काम में आ रहे हैं, पर लोग वो भी काम में नहीं लेते और फिर कहते हैं फेल हो गए। और दूसरी बात, यह नॉलेज अपलाइन की पूरी टीम की काम आती है, रिस्क फैक्टर जीरो है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए मैं कहते हैं कि जितना पैसा और जितनी अच्छी तरह से यहाँ बनाया जा सकता है वो दुनिया में कहीं नहीं बनाया जा सकता। लोग इस बात को समझते नहीं हैं, लोग नॉलेज नहीं लेते हैं, लोग विजन को देखते नहीं हैं, लोग उसकी डेप्थ में जाते नहीं हैं, समझते सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है, सब सब चैन सब एमएलए क्यों? क्योंकि उनको कोई ना कोई आदमी धोखा दे जाता है, कोई ना कोई गलत तरीके का व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे मनी सर्कुलेशन में फंसा देता है या किसी छोटी मोटी स्कीमबाजी में उनको उलझा देता है। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी फिलोसॉफी है। डायरेक्ट सेलिंग मंदिर जैसा काम है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत डेप्थ का काम है, उसे सीखना और समझना पड़ेगा, तब जाकर लोग उसमें सफल होंगे और जानेंगे। हम तो ऊपरी तौर पर कुछ भी कह देते हैं, यहीं से पैसा बना सकते हैं कि नहीं, ऊपरी तौर पर कह देते हैं कि यहीं से क्यों बना सकते हैं। अरे लोगों के सपने पूरे हों तब आपके सपने पूरे हों, इतना इससे महान काम दूसरा कौन सा हो सकता है धरती पर। इसमें सवाल तो है ही, और लोग डेप्थ में नहीं जाते, ये बात भी बिल्कुल सही है। पर फिर ये भी सवाल करते हैं कि कितने लोग बना पाए, कितने लोग पैसा बना पाए, कितने लोग पैसा बना रहे हैं, ये भी सवाल आता है। देखो, दुनिया में फेल तो सब होते हैं। कॉफी की एक दुकान होती है तो एक स्टारबक्स भी है, एक कैफे कॉफी डे भी है, और एक कॉफी वाला जो तुम्हारे घर के बाहर बैठा है वो भी है। तो हम देखेंगे कॉफी बेचने वाले कितने पैसा बना पाए, तो इसका उत्तर तो कुछ भी नहीं है। एक पान की दुकान वो होती है जो रात को 3 बजे तक खुलती है, और एक पान की दुकान वो होती है जो बेचारा मक्खी मारता रहता है, उसके पास कोई नहीं आता। वहाँ हर जगह ये है कि कितने लोग सफल हो पाए। आईएएस में कितने लोग बैठते हैं, कितने सफल होते हैं। डॉक्टर में कितने लोग एंट्री करते हैं, कितने सफल होते हैं। आईआईटी में कितने लोग बैठते हैं, कितने लोग सफल होते हैं। उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रेशो डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने वालों का है, क्योंकि वहां आपकी सफलता किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है। वहां आपकी सफलता के लिए लिमिटेशन है। अगर 1000 सीटें कहीं पर हैं, 1 लाख लोग बैठे हैं, तो 1 लाख तो 1000 लोग ही तो सफल होंगे। यहाँ तो एक मैराथन है, ये 100 मीटर की दौड़ नहीं है, कौन फर्स्ट कौन सेकंड आया। ये मैराथन है, जितने दौड़ेंगे उतने निकलेंगे। अब कोई पूरा दौड़ेगा ही नहीं तो फेल होगा। यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतने नंबर से सफल होने के, लाइक आईआईटी और आईएएस। यहाँ कोई ये नहीं है कि नंबर देने वाला कोई और आदमी है, आपके सपने हैं। प्रॉब्लम क्या है सर्वज्ञ, कि लोगों के सपने ही नहीं होते हैं,
और लोगों के सपने अगर होते हैं तो वो बर्निंग डिजायर नहीं होती है, और बर्निंग डिजायर होती है तो लोग उसके पीछे नहीं पड़े होते हैं, और पीछे ही पड़े होते हैं अगर, तो उनको वो श्रद्धा नहीं होती है कि जिस श्रद्धा के कारण वो इस बिजनेस में काम करें और टिके रहें। मैं अगर तुम्हारा एग्जाम्पल दूं तो जब तुम इस इंडस्ट्री में आए तभी तो तुमने ही कहा कि मैं यही क्यों करूं, तो हमने वो सब किया तुम्हारे साथ जिससे तुम इस बिजनेस में श्रद्धा पैदा हो, फिर तुम्हारी ड्रीम एक्सरसाइज की, और अब तुम अपने आप उसके पीछे लग गए। तो हम पहले ड्रीम एक्सरसाइज करें, फिर ये बिलीव दिलाएं, ये श्रद्धा पैदा करें कि ये सपने इस जगह से पूरे हो सकते हैं, और इसके अलावा इतना बढ़िया, नेक और सुंदर दूसरा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, तब तो आदमी काम करेगा। अब हम श्रद्धा की बात तो करते नहीं हैं, हम उसके ड्रीम की बात तो करते नहीं हैं, ना जाने दुनिया भर की दूसरी बातें हम करना शुरू कर देते हैं, तो आदमी छोड़ देता है, वो करता नहीं है। प्रॉब्लम लोगों के साथ अप्रोच करने में है कि हम किस ढंग से उनको अप्रोच कर रहे हैं, और किस ढंग से हम उनको इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप यहाँ सफल हो सकते हैं और आपके सपने पूरे हो सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। हम अगले महीने की 10 तारीख के लिए बिजनेस नहीं करते, हम अगली पीढ़ियों के लिए बिजनेस बिल्ड करते हैं। इतना बड़ा विजन हमें समझ में आना चाहिए। हर एक आदमी को ये विजन होता नहीं है मेरे ख्याल से। यही कारण है कि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते नहीं हैं, क्योंकि प्री कंसीव नोशन होता है एक डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, मुझे घर घर जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि मैं जब 9 साल का था और आपने ही मुझसे ये सवाल किया था कि तुम्हारा सपना क्या है, और मैंने कहा था मैं उस समय एक ही शहर का नाम जानता था कि न्यूयॉर्क, क्योंकि किसी एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ विजिट किया था, उन्होंने कहा कि हम 20 साल न्यूयॉर्क रहते थे। मुझे लगा यार न्यूयॉर्क बड़ी जगह होती है, बड़ी जगह रहते होंगे, तो ये आपने जब मुझसे पूछा तो मैंने ये जवाब दिया कि यार न्यूयॉर्क जाना है। नहीं, उससे पहले मैंने ये जवाब दिया था कि मुझे फॉरेन जाना है। मुझे फॉरेन में कहाँ जाना है? मैंने फॉरेन जगह होती होगी, कोई फॉरेन नाम की कोई जगह होगी, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। 9 साल का बच्चा तो यही जानता है। तो उसमें आपने कहा कि नहीं फॉरेन तो बेटा होता है विदेश जाना। विदेश में कहाँ जाना चाहता हूँ? इंडिया से बाहर जाना चाहते हो तो कहाँ जाना चाहते हो? तब मैंने कहा कि मैं न्यूयॉर्क जाना चाहता हूँ, और वो सपना मेरे दिमाग में फिट हो गया, क्योंकि आपने मुझे भरोसा दिला दिया कि तुम न्यूयॉर्क जाओगे। कोई भरोसा दिलाने वाला ही तो चाहिए, राइट। और हम इस बात पे अब पहुंच रहे हैं, ये बात डिस्कस करते करते, कि भरोसा ही वो एक चीज़ है जो सामने वाले को, एक व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग का एक अपॉर्चुनिटी लेके जा रहा है सामने वाले के पास, वो तो भरोसा दिला दे कि भरोसा कर लो कि तुम्हारे सपने पूरे हो जाए। पर सामने वाला भरोसा कर भी ले, या तो वो पूरा नहीं करता, और अगर पूरा कर भी ले तो भाग्य किसी के हाथ में नहीं है। भाग्य सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है कि किसी के सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे। अगर हो जाते हैं तो वो उसके लिए भगवान हो जाता है, वो आदमी जो बिजनेस लेकर आया। अगर नहीं हो पाते हैं उसके सपने पूरे, तो फिर वो विलन हो जाता है उसकी ज़िंदगी का कि यार मेरा समय खराब कर दिया, मेरी शक्ति खराब कर दी, और डायरेक्ट सेलिंग बेकार है। मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी है तो सब लोग इसमें आ जाते हैं आसानी से। अब आसानी से आ जाते हैं तो अब ऐसा तो है नहीं कि सबके सपने पूरे होंगे। अब जितने लोग एमएलए के चुनाव के लिए खड़े होते हैं, अब भले ही वो बहुत बड़े नाम हो, हमने देखा अभी हरियाणा के इलेक्शंस में कितने ही लोग खड़े हुए, कांग्रेस के, बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के, और भी बड़ी बड़ी पार्टीज़ के, कुछ लोकल पार्टीज़ के, जिन्होंने लोकली काम किया। कई बार ऐसा होता है कि कांग्रेस का जीत जाता है, कभी बार ऐसा होता है कि बीजेपी का जीत जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि निर्दलीय जीत जाता है, कांग्रेस बीजेपी दोनों हार जाते हैं। तो इसका मतलब मोदी जी भी आके इसके लिए रैली करके गए हों और लोगों से मांगा हो विश्वास, लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया और एक निर्दलीय पे विश्वास कर लिया, क्योंकि वो विश्वास दिलाने में कायम, उसने विश्वास उस पर कायम रहा और उसने विश्वास दिला दिया। राइट। तो वही बात है कि एक डायरेक्ट सेलिंग में भी एक आम व्यक्ति जो शायद कैब चलाता हो कभी, वो लोगों को विश्वास दिलाने में सफल हो जाता है, और कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी भी जाकर किसी को प्लान दिखाए और फिर वो उसका विश्वास नहीं दिला पाए, श्रद्धा नहीं दिला पाए अपॉर्चुनिटी पे, तो वो फेल हो जाता है। और फिर जब इक्वल अपॉर्चुनिटी है, अब एमएलए एमपी का तो चुनाव है नहीं कि जिसमें कुछ ही लोग खड़े हो पाते हैं जिनको टिकट मिलता है, यहाँ तो सबको टिकट मिल जाता है। अब जब सबको टिकट मिल जाता है तो सारे तो सफल होंगे नहीं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो असफलता वाली कैटेगरी है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ज्वाइन तो सबने कर लिया,
इसमें फ्री में ज्वाइन होता है। हाँ नहीं, और सफल तो वही होंगे जिनकी श्रद्धा पूरी है, जो श्रद्धा दिला पाए और आगे बढ़ पाए। असफल होने में सबसे बड़ा कारण और है सर्वज्ञ, लोग ये समझते हैं कि इसमें कुछ करना नहीं है, लोग ये समझते हैं इसमें कुछ सीखना नहीं है, अपने आप पैसा आएगा। अपने आप पैसा आएगा, या जो उन्हें समझा रहा है वो ये बता देता तुम्हें कुछ नहीं करना, साइन कर दो काम हो गया तुम्हारा। तो माइंड में ये सेट होता है, अरे कोई स्कीम नहीं है ये, दिस इज अ बिजनेस फॉर जनरेशंस, ये छोटा बिजनेस नहीं है, ये 10-20 इंडस्ट्री लगाने से बड़ा बिजनेस है। बिकॉज आप एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो और इसमें रॉ मटेरियल पीपल है, वो जीवित इंसान है, निर्जीव चीजें नहीं है। मैं अगर एक गमला बनाने जाऊंगा तो ये निर्जीव है, यह मुझे लोगों को करना है, तो ये सीखने का बिजनेस है। लोग ये समझते हैं मेंबर बनाओ मेंबर बनाओ मेंबर बनाओ, ये तो पर कर ही लेंगे, माल बेचो माल बेचो माल बेचो, इसको दे दो पड़ोस, उसको दे दो पड़ोस, हो गया काम। ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है और सिखाने का बिजनेस है। पहले आप लर्न करो, फिर आप टीच करो। अब लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं। अधिकतर लोग वो फेलियर हैं जिनके पास लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, वो सीखने को तैयार नहीं है। इस बिजनेस में अगर आना है तो सीखने की संस्कृति डालनी पड़ेगी। आप अपने फील्ड में कितने भी बड़े हो सकते हैं, आप अपने फील्ड में कितने भी एक्सपीरियंस होल्डर हो सकते हैं, पर अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया तो यहाँ जीरो है और ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो आप यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे। लोग फिर इसलिए हो जाते हैं कि सीखना चाहते नहीं हैं और काम शुरू कर देते हैं। कौन सा काम ऐसा जहाँ सीखा नहीं जा सकता? मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई भी आदमी आए उससे कहो कि 3 महीने तक आप कुछ काम नहीं कर सकते हो, आपको पहले सीखना पड़ेगा। और ये आपका होमवर्क है, ये आपको सुनना है, ये आपको लिखना है, ये आपको पढ़ना है। और 3 महीने बाद जब आप तैयार हो जाओ तब आप इस बिजनेस को शुरू करो। शुरू के 90 डेज में मैक्सिमम लोग बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बस वो काम शुरू कर देते हैं सीखने से पहले। ये उसका बिगेस्ट प्रॉब्लम है डायरेक्ट सेलिंग का, क्योंकि लोग इसे समझते हैं आसान है, ऐसे ही कर लो वैसे ही कर लो, निपटा लो, हो जाएगा काम। इसलिए मैं कहता हूं कि लोगों की प्रॉब्लम नहीं है जो ज्वाइन कर रहे हैं, प्रॉब्लम उनकी है जो उनके को ज्वाइन करा रहे हैं। उन्हें पहले उन्हें समझाना होगा कि आपको सीखना होगा इस बिजनेस को, क्योंकि आपको इतने बड़े सपने पूरे करने हैं। और सीखने के लिए ये प्रोसेस है, ये सिस्टम है, ये तरीका है, तो आप सफल हो सकते हैं। और मैं आपके साथ हूँ, दिस इज अ मैजिक वर्ड। उनको एक बोलो कि मैं आपके साथ हूँ, हम और हमारी पूरी टीम आपकी सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। और मैं भी ऐसे सीखा हूँ और मैं ऐसे सफल हो रहा हूँ, आप भी हो सकते हैं। तो असफलता की परसेंटेज इस बिजनेस में बहुत कम होगी, क्योंकि टीम वर्क है ना। हो सकता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपकी एक टांग टूटी है तो आप टांग वालों को स्पॉन्सर करो, अगर आपकी एक आंख फूटी है तो 2 आंख वालों को आप स्पॉन्सर कर लो। मेरे में जो कमियां हैं, मैं अगर बोल नहीं पाता हूं तो मैं बोलने वालों को स्पॉन्सर कर लूं। कुछ लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, इसमें तो बहुत अच्छा ऑडिटर होना जरूरी है। नहीं है जरूरी। आपकी अपलाइन अच्छा बोलती है, आपकी डाउन अच्छा बोलती है, तो आपको अच्छा बोलना जरूरी कहाँ है? छोड़ दो ना, टीम वर्क है ना। क्वालिटी रह जाती है, डिसक्वालिटी जो होती है वो टीम वर्क से एडजस्ट हो जाती हैं। तो इसलिए इसमें असफलता की संभावना बहुत कम है, अगर व्यक्ति काम करे डेडिकेशन के साथ, अपने सपनों के लिए जुटा रहे, सीखने को तैयार हो, अपलाइन के सबमिशन में हो, क्योंकि सीखेगा तो अपलाइन टीम से ही, तो बस फिर तो वो जीत चुका। ये 3-4 चीजें उसके पास हो जाए तो कौन उसे हरा सकता है? क्या है, लोग ना पहुंच जाते हैं बिना पेन के, बिना कागज के, राइट, बिना बैग के। उस बैग में भी कुछ नहीं होता है, कुछ दिखाने के लिए नहीं है, मोबाइल पे दिखा, बिना प्रोडक्ट्स के, बिना प्रोडक्ट डेमो के, तो कैसे होगा? कैसे होगा? फिर उसके बाद श्रद्धा भी नहीं दिला पाते, राइट। तो श्रद्धा आएगी भी नहीं। और फिर ऐसा लगता है कि पीछे पड़ रहे हैं, 3-4 हज़ार रुपए दे दो, 5 हज़ार रुपए दे दो, कोई 10 हज़ार लेता है, कोई आदमी 15 हज़ार लेता है, उसे लगता है कि एक बार लिया काम खत्म। पर आपने 99 में जब शुरुआत की तो उस समय के जो चैलेंजेस थे, जो लोग बोलते थे, क्या आज भी आपको लगता है वैसे चैलेंजेस हैं? क्योंकि जनरेशन का एक बड़ा फर्क आ जाए, 20 साल में पीढ़ी बदल जाती है। आपने किया पहले, अब मैं भी इस बिजनेस में हूँ। तो 99 में शुरुआत करने के समय ना मोबाइल थे तो बहुत लिमिटेड थे, नहीं थे ही नहीं थे। और न्यूज़पेपर से अगर कोई नेगेटिविटी फैलती थी तो फैलती थी, सोशल मीडिया नहीं था सबसे बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल।
प्रोडक्ट्स भी थे तो लिमिटेड प्रोडक्ट्स थे, कंपनियां लिमिटेड थी। आपको क्या लगता है व्हाट हैज चेंज्ड? मतलब क्या बेहतर हुई हैं चीज़ें या थोड़ी और ख़राब हो गई हैं? क्योंकि वो उस समय मैंने देखा 99 में मॉब आती थी, भीड़ आ गई थी। अभी भी भीड़ आती है, कई प्रोग्राम्स में आती है, पर हर प्रोग्राम में नहीं आती। पहले तो हर प्रोग्राम में ऐसे लोग आते थे जैसे बैठने की जगह नहीं है। अब थोड़ा सा एक जोर लगता है, बट लोग एजुकेट भी हो गए। पहले एजुकेशन का लेवल उतना नहीं था, अब लोग एजुकेट भी हो गए हैं और सफलता भी है, उस समय सफलता भी नहीं थी। उस सिनेरियो के बारे में थोड़ा सा बताइए, 99 और 2024। सर्वज्ञ, तब तुम 8 साल के थे और मैं कोई 33 साल का था। तब चैलेंजेस डिफरेंट थे और ज़्यादा थे आज की अपेक्षा में। तब लोगों को ये पता ही नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, इसलिए मोह आया करता था, भीड़ आया करती थी। और तब हमारे पास सफलताओं की कहानियां नहीं थी। तो हम अमेरिका के लोगों की कहानियां सुनाया करते थे, हिंदुस्तान में कोई सफलता नहीं थी। तो हम बताते किसको? कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे। सुबह घर से 8 बजे फ़ोन करने लगते थे, 10 बजे निकल जाते थे, फिर कोई कनेक्शन नहीं, कोई बात नहीं, कोई SMS नहीं, कोई व्हाट्सएप तो था ही नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं। तब भी सबसे बड़ा बिजनेस हुआ करता था क्योंकि हमारे पास एक श्रद्धा थी, एक विश्वास था कि हम इस बिजनेस में सफल होंगे और सपने पूरे होंगे। बस वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। अब कम्युनिकेशन के साधन बढ़ गए तो प्लस पॉइंट ये हुआ कि हमारी बात जल्दी से पहुंच जाती है, माइनस पॉइंट ये हुआ कि नेगेटिव भी जल्दी से पहुंच जाती है। तब तो अखबार में न्यूज आती थी, हम लोगों को समेटते फिरते थे, भाई साहब ये नहीं है, यहाँ तो कोई भी आदमी यूट्यूब पे डाल देता है, फेसबुक डाल देता है, इंस्टा पे डाल देता है, व्हाट्सएप पे डाल देता है, लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। किसने डाली पता नहीं, क्या डाली ये पता नहीं। अच्छी बात यह है कि अब यह सफलताओं की कहानी है। एक सब्जी बेचने वाला पैसे बना रहा है, एक टैक्सी चलाने वाला पैसे बना रहा है, तो साइंटिस्ट पैसे बना रहा है, तो IAS ऑफिसर रिटायर्ड हो गया वो पैसे बना रहा है, तो एक हाउस वाइफ पैसे बना रही है, तो 20 साल का लड़का पैसे बना रहा है, तो 20 साल की एक बिटिया पैसे बना रही है। सफलता की कहानी हिंदुस्तान में है। अब तो कितना आसान हो गया है। अब तुम एक सेकंड जनरेशन बिजनेस आ गए हो बिजनेस में, तो उससे कितना बड़ा बिलीव आ गया। मुझे 25 साल हो गए तो कितना बड़ा फेथ आ गया है। और मॉब जब लोगों का था तो कंपनियों का भी मॉब था। जब लोग छट गए, क्वालिटी लोग रह गए बिजनेस में, तो कंपनियां भी छट गई और कुछ सेलेक्टेड कंपनियां अब रह गई। तो ये तो फेजेज हैं, ये होते हैं, ये लोगों में आते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ 99 से लेके आज बिजनेस ज़्यादा आसान हो गया है क्योंकि सफलता की कहानियां हैं। प्रोडक्ट्स तब 6, 5, 4 हुआ करते थे, आज 300-400 प्रोडक्ट अच्छी कंपनी के पास में है। कंपनियां भी सीख गई हैं, कंपनी भी लर्निंग ले ली है। तब फॉरेन कंपनी हुआ करती थी, हिंदुस्तानी देसी कंपनियां हैं, देसी सक्सेसफुल कंपनियां हैं, और वो हाईएस्ट टर्नओवर वाली कंपनी हिंदुस्तानी कंपनी हो गई हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब ज़्यादा अच्छा बिजनेस हो गया, ज़्यादा आसान हो गया है और ज़्यादा स्टेबल हो गया है। 28 साल किसी इंडस्ट्री को हो जाए, अभी भी लोग क्वेश्चन करेंगे ये चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन फेलियर ज़्यादा होते हैं, तुमने जो पूछा उसका रीजन ये भी है क्योंकि आते ज़्यादा हैं। अगर मैं कह दूँ 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो आएंगे कम, तो फेलियर भी कम होंगे, सक्सेसफुल ज़्यादा होंगे। तो यहाँ तो क्या है, लोग भीड़ की तरह आते हैं, भीड़ की तरह वे अगर काम कर लें तो सफल हो जाते हैं और नहीं करें। मैं बहुत अच्छी तरह से लोगों को जानता हूँ कि 2 लोगों ने एक दिन में एक साथ ज्वाइन किया, एक सफल होकर 10 लाख में महीने कमा रहा है, दूसरा छोड़ दिया और तीसरा 10,000 महीने पे है। तीनों में अगर देखो तो एक ही फर्क होता है, वो एक किसी का ड्रीम अगर नहीं है तो कोई सीखने को तैयार नहीं, तो कोई हार्डवर्क करने को तैयार नहीं है, तो किसी को श्रद्धा नहीं है। बस इतना सा फर्क है। अगर ये चीजें हो तो सफल क्यों नहीं हो सकता कोई आदमी। और आज तो लोगों के घर आ रहे हैं, लोगों की लग्जरी गाड़ियां आ रही हैं, लोगों की सरकारी नौकरी लोग छोड़ रहे हैं, लोग फ्री हो गए। किसी महिला बहन जिसके पति की डेथ हो गई है, आज उसके पास भी इनकम आ रही है और उसके बच्चों को स्कूल की फीस की चिंता नहीं है। ये भी कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात है पावर ऑफ डुप्लीकेशन, और लोग उस पर काम नहीं करते हैं। अगर मैं इसमें एक बात कहूँ तो ये पीपल बेस्ड बिजनेस है ना, तो पीपल बिल्डिंग पर काम करना चाहिए और हम फोकस हो जाता है हमारा प्रोडक्ट। अरे भाई, पैसा तो प्रोडक्ट के टर्नओवर से ही आएगा, और प्रोडक्ट का टर्नओवर तब होगा जब क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे,
और उन प्रोडक्ट्स को यूज कौन करेगा? पीपल। पीपल को चलाएगा कौन? आपकी एजुकेशन, आपके ड्रीम। तो ये पूरा साइकिल है। और आप अगर एक चीज पर अटक जाओगे और इन सब चीजों को छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। फिर आप ऑफर तोलते रहो, फिर आप ये तोलते रहो कि एक टूथपेस्ट की कीमत वहां कितनी है, यहाँ कितनी, वहां कितनी है, बट इसके अलावा आपके पास कुछ और नहीं है। लेकिन who move people, who move products? People move products. Then who move people? The education. लोग उस पर ध्यान नहीं देते, लोग समझते नहीं है। योर ड्रीम, योर स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, वो लोग समझते नहीं, फिर फेल हो जाते हैं। ये पर इसमें ऐसा है कि आप जाने जाते हैं इंडस्ट्री में ड्रीम के लिए, क्या आप ड्रीम के ऊपर बात करते हो? ड्रीम ही पुल करेगा आदमी को। कुछ लोग इस फिलॉसफी को आगे लेके चलते हैं कि प्रोडक्ट्स विल ड्राइव द बिजनेस। वेलनेस का एरा आ रहा है, वेलनेस का टाइम आ रहा है, तो ड्रीम को साइड में करो, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करो, वेलनेस के बारे में बात करो। क्या लगता है, खराब प्रोडक्ट्स हो और ड्रीम हो तो चल जाएगी चीज़? बिल्कुल नहीं। या बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हो और ड्रीम बिल्कुल ना हो तो चीज़ चल जाएगी? बिल्कुल नहीं, या दोनों चाहिए? दोनों चाहिए। क्या लगता है, मतलब क्योंकि ये विचारधारा की कुछ एक लड़ाई चल रही है इस इंडस्ट्री में। कौन जीतेगा इसका जज भी कोई नहीं है। नहीं, वो तो बुद्ध जज है। जो आदमी सपने की बात करता है वो जीता हुआ है कि नहीं है, और जो पड़ोस की बात करता है वो जीता हुआ कि नहीं है। तो जजमेंट हो गया ना, रिजल्ट आ गया ना, पता चल गया ना। देखो, बहुत क्लैरिटी है सर्वज्ञ, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस पर चाहिए, अनडाउटफुली। पर ये प्रोडक्ट्स मूव कैसे होंगे? लोग इन्हें मूव करेंगे। लोग कब मूव करेंगे? जब उनके पास स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होगी, ड्रीम होगा। ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आपके पास ड्रीम है और प्रोडक्ट की क्वालिटी घटिया है तो क्या करोगे? मूवमेंट ही नहीं होगी, टर्नओवर नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं होगा, पैसा कैसे आएगा? लेकिन अगर बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और आपके ड्रीम नहीं है तो मूव कौन करेगा उन प्रोडक्ट्स को? इसलिए पर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है, रीजनेबल प्राइस की जिम्मेदारी कंपनी की है। लीडर्स की जिम्मेदारी है उन सपनों को हाईलाइट करने की, उन पर फोकस करने की, जिससे वो जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंपनी ने प्रोवाइड कर रहे हैं उनको मूवमेंट हो, उनका कंजम्पशन हो, उनका टर्नओवर हो। पर ये काम तो सपनों से होगा ना, ये काम तो पीपल बिल्डिंग से होगा ना। क्या करती है लीडरशिप? कंपनी के काम में इंटरफेरेंस करती है। जो उसका काम नहीं है कंपनी को करने दो, कंपनी का बेस्ट काम है वो कंपनी करेगी। आप अपना काम करो। आप अपना काम तो कर नहीं रहे हो, उस काम पे लग रहे हो। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब सेल्समैनशिप नहीं है। वी आर नॉट अ सेल्समैन। हम सेल्स फोर्स नहीं है। हम अगर सौदागर हैं तो सपनों के सौदागर हैं। हम डायरेक्ट सेलिंग के किसी प्रोडक्ट को यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बेस्ट क्वालिटी का है। वो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का है ही, लेकिन हम उस प्रोडक्ट को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उस प्रोडक्ट को यूज करने से मेरे घर में मछली जाती है, लाखों की इनकम आती है, मेरा घर आता है, मेरे सपने पूरे होते हैं। तो प्रोडक्ट घटिया हो तो चल जाएंगे? नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि वो यूज ही नहीं होंगे। घटिया प्रोडक्ट होंगे तो यूज हो ही नहीं सकते। और ड्रीम नहीं होगा तो वो मैं कोई नहीं कर, वो पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए कॉम्बिनेशन है। तो फिर यहाँ एक सवाल और है, फॉरेन कंपनीज जो इंडियन मार्केट में है उनके प्रोडक्ट्स थोड़े से बेहतर होते हैं, पैकेजिंग अच्छी होती है, देखने में अच्छे लगते, तो क्या फिर उनमें काम करना चाहिए? अगर उनकी प्राइसिंग रीजनेबल हो तो काम करना चाहिए। ये सब लॉजिकल बात है। इसे मैं कहता हूं कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और प्राइसिंग का एक बैलेंस होना चाहिए, कि बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हों और रीजनेबल प्राइसिंग हो, और वो सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान का स्ट्रक्चर ऐसा हो जिसमें बॉटम लेयर को बहुत आसानी से पैसा मिल सके, मिडिल लेयर को पैसा आ सके, लीडरशिप लेवल पर लोगों को पैसा आ सके। क्योंकि वो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्ट्रक्चर अगर टिपिकल हो गया और क्रिटिकल हो गया तो पैसा कितना भी डाल दोगे लोगों तक पहुंचेगा नहीं, तो क्या करोगे? बहुत सारी कंपनीज हैं और अब मुझे लगता है ये सवाल तो अब लोग नहीं करते जैसा मैंने आपसे पूछा, क्योंकि 99 में तो मैं इतना बड़ा तो था कि समझ सकता था
मीटिंग में जाता था, समझता था, सुनता था कि लोग सवाल करते थे कंपनी भाग गई तो बड़ी बड़ी प्लेयर्स के बारे में भी सवाल करते थे जो फॉरेन में बहुत समय से काम कर रहे हैं और इंडिया में अभी अभी आए तो लोग कह रहे थे कंपनी भाग गई तो ये पैसा नहीं आया। तो अब लोगों ने एक सवाल करना बंद कर दिया मार्केट प्लेस में। अब लोग डायरेक्ट सेलिंग को समझने लगे हैं, हालांकि बहुत सारा चंक अभी भी नहीं समझता कि ये है क्या, पैसा कैसे आता है। कई लोगों को ये भी लगता है पिरामिड है। तो 99 और 2024 में अब ये फर्क तो है कि सवाल बदल गए हैं, पर सवाल फिर भी अभी भी हैं सवाल। और सबसे बड़ा सवाल ये है, जो ये करता है वो ये भूल जाता है कि वो अपने आप को अयोग्य साबित कर रहा है। वो ये कहता है मैं नहीं कर पाऊंगा, बातों बातों में अपने आप को अयोग्य साबित कर रहा है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं बचपन से आई लाइक टू स्टार्ट थिंग्स, लोग चीजों को इनिशिएट करना, टीम बनाना, कुछ करना साथ में मिलके। इसलिए मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल के साथ मिलके कुछ एक दो बार एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू किया एनिमल राइट्स के लिए। मैंने ड्रामा भी किया प्रोफेशनल स्टेज पे दोस्तों के साथ मिलके कॉलेज में। तो कुछ ना कुछ ऐसे करने का हमेशा से मेरा मन रहता था, बचपन से मैंने किया दिया। मैं ये मानता हूँ कि अगर डायरेक्ट सेलिंग मेरे पास एज एन अपॉर्चुनिटी आई होती तो मैं ये तो कभी नहीं कहता कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं करना पसंद नहीं करूंगा। राइट क्वेश्चन ये है, क्या लगता है आपको कि कुछ लोग जो थोड़ा कॉर्पोरेट माइंडसेट में हैं, दो लोग थोड़ा सा दूर भागते हैं। मुझे याद है मैं बैंगलोर में एक बार इन्फोसिस के किसी के एम्प्लॉय को प्लान दिखाने गया था। इन्फोसिस के ऑफिस के बाहर एक रेस्टोरेंट था, उसमें मैंने उसको प्लान दिखाया। बहुत अच्छी तरह बातें करी उसने वहां पे, बट उसने शायद बिजनेस किया नहीं और उसने ज्वाइन भी नहीं किया। अच्छी बातें करी, उसके साथ 3-4 दोस्त और थे उसके। उसने लंच टाइम में मुझे बुलाया, प्लान देखा और फिर वो वापस अपने इन्फोसिस के ऑफिस पर चला गया। तो क्या रीजन ये है कि दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन सैलरी, या वो बिजनेस माइंडसेट के लोग ही नहीं है तो उन्हें फिर हम अप्रोच नहीं करें? उन्हें अप्रोच नहीं करें तो फिर किसको अप्रोच करें, क्योंकि बहुत सारे लोग तो नौकरी कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि पहली बात तो ये कि लोगों के पास सपने ही नहीं होते हैं। वो भले ही है इन्फोसिस में काम करे, चाहे किसी में काम करे, चाहे उसकी सैलरी कुछ भी हो, और पैसा तो हर एक आदमी को अच्छा लगता है। पैसा चाहिए लेकिन सपने नहीं होते हैं। सपने होना और पैसे होने में बहुत बड़ा फर्क है। ड्रीमर होना व्यक्ति का, वो उसकी महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है कि वो कितना बड़ा बन सकता है और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं पैसा तो उसको भी चाहिए, लेकिन क्या वो ओपन है किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए? ये फर्क है। दूसरी बात क्या है कि लोगों को ये इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये बात समझ नहीं आती है, विजन नहीं आता। आपके पास कोई भी आदमी 20 से 25 मिनट के लिए आया, 45 मिनट के लिए आया, वो उस 45 मिनट में क्या समझा दे आपको? आप पहले उसे दूसरा मौका तो दो मिलने का। आप तैयार तो हो कि मुझे इसकी और डेप्थ में स्टडी करनी है। आपने 45 मिनट 40 मिनट जो आपके पास वो बच्चा बैठा, कोई भी व्यक्ति आया और जिसने आपको बिजनेस प्लान दिखाया, आप तो उस वक्त ही हाँ ना कर लिया। अरे अगर आपको लगता है कि यार ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास सपने हैं, आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, तो उससे 45 मिनट के बाद कहो ना कि यार मैं इंटरेस्टेड हूँ पर स्टडी करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा। तो आप उससे और मटेरियल लो, उससे कुछ बड़ी मीटिंग्स में जाओ, उनके प्रोडक्ट्स को टेस्ट करो, यूज करो, जो मैंने किया उस वक्त 99 में पूरी स्टडी करी। मैं उसके लिए मुंबई गया, मैंने कहा अगर ये इतना बड़ा बिजनेस है तो मुझे इसके लिए काम करना चाहिए, मुझे इसकी स्टडी करनी चाहिए। लोग तो वो 15-20 मिनट में ही हाँ ना करके नक्की कर लेते हैं। जैसे किसी लड़की से आपको शादी करनी हो और उस लड़की को आपने 15 मिनट में देखा और हाँ ना कर लिया। अरे क्या देख लिया आपने उसका? उसके बाद अगर आपको लगता है हाँ ये कुछ देखने योग्य है, तो फिर आप उससे मिलते हो, बात करते हो, फिर डेट पे जाते हो, फिर स्टडी करते हो, फिर खानदान की करते हो, ये करते हो, तब तो आप निर्णय करते हो। अब आपको 25-30 मिनट में क्या समझ में आ गया इस बिजनेस में कि करने जैसा है कि नहीं? आप इतना समझे कि प्रोडक्ट्स हैं और मेंबर बनाने पड़ेंगे, जो मैं नहीं कर सकता, और आपने डिसीजन कर दिया। ये दोनों बातें नहीं है यहाँ पर। ये दिस इज अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी पीढ़ियों तक जाने वाली, जनरेशन तक जाने वाली है। ये अपॉर्चुनिटी आपका ह्यूज बिजनेस क्रिएट करती है, ये नेटवर्क क्रिएट करती है, ये आपके सपनों को पूरा करती है, दूसरे लोगों को सपना पूरे करने में
आप उनकी मदद करते हो, ये कितना बड़ा अवसर है। लेकिन लोग इस अवसर को ही नहीं समझ पाते। और उस तुम जिसकी बात कर रहे से लाखों लोग हैं जो उन 15-20 मिनट में डिसीजन करके मना कर देते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। वो गलत सोच रहे हैं। वो या तो ये सोचते हैं कि पड़ोस बेचने का बिजनेस है, वो सोचते हैं लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, फिर वो सोचते हैं कि मेरे पास लोग नहीं है, फिर वो सोचते हैं मैं कर नहीं पाऊंगा, फिर वो सोचते हैं मुझे अकेले करना पड़ेगा, फिर वो सोचते हैं अकेला कौन माता बच्ची में पड़ेगा, बस फिर मेरे पास समय नहीं है। अरे समय क्यों नहीं है? अगर आप इससे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी समझ रहे हो तो समय नहीं है आपके पास। मतलब आप 20,000 रुपए कमाने में इतने बिजी हैं कि आपको 20 लाख रुपए कमाने की फुर्सत नहीं है। प्रॉब्लम है कि हम ओपन नहीं है समझने के लिए, हम अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है। तो ये बिजनेस भी वो बिजनेस जैसा लगता नहीं है। एक समस्या आती है, आदमी को लगता है कि बिजनेस तो वो होता है जिसमें मैं कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, मुझे स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, मुझे सारा लॉजिस्टिक मेंटेन करना पड़ेगा, फिर मार्केटिंग होगी, फिर ऑपरेशंस होंगे और तब जाके सेल्स होंगी, फिर मुझे डिजिटल मार्केटिंग भी करनी होगी। तो नहीं, बिजनेस मेरे मतलब का नहीं है। अच्छा, जो नहीं करता बिजनेस जॉब के साथ, वो बिल्कुल ही बिजनेस नहीं करता, वो डायरेक्ट सेलिंग भी छोड़ दीजिए साइड में। एक बात ये भी है, पर उसे फिर ऐसा लगता है कुछ जो बहुत ज्यादा मतलब है ना किए भी पीएचडी धारक हो जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल समझे। जिन्होंने कभी डायरेक्ट सेलिंग की नहीं पर वो पीएचडी होल्डर है डायरेक्ट सेलिंग, और फिर वो सोशल मीडिया पे बहुत सारा ज्ञान देते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर वो सोशल मीडिया पे कमेंट करके ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बर्बाद करने के अधिकारी हैं, जिनको नॉलेज नहीं है और सोशल मीडिया पे ज्ञान देते हैं। ये बात आपने एक अच्छा टर्म दे दिया उनको, और ये अगर वो सुन लें तो कम से कम को रुके तो सही, क्योंकि ये बात सही है कि उन्हें किया कुछ नहीं और फिर इस तरह के बेकार कमेंट करके दूसरे लोगों को नेगेटिव करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि हर विचारधारा होती है और वो हम कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। एक जेन्युइन कंपनी काम कर रही है, 20 साल से अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है और सक्सेसफुल है, सरकार को टैक्स दे रही टाइम पे, सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही, तो फिर हम कौन होते हैं कोई सवाल खड़ा करने भाई? Yes. या फिर हमें जलन हो रही है दूसरे के सपने पूरे हो रहे हैं तो यस। कोई अगर गाड़ी भी लेकर आ रहा है, अपने दुखों से दुखी नहीं है, लोग दूसरों के सुखों से दुखी हैं। बिल्कुल सही है। तो ये तथाकथित जो पीएचडी धारक हैं वो ये बात जरूर कहते हैं कि ये बिजनेस कहाँ हुआ, ये बिजनेस तो है ही नहीं, हम इसे बिजनेस नहीं मान। और फिर कुछ लोग इस बात को लेकर बैठ जाते हैं कि यार ये बिजनेस हो सकता है टेम्परेरी है, ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं करने को। मेरा सवाल ये है अब कि क्या इसे ट्रेडिशनल बिजनेस से कंपेयर करना चाहिए या कोई और दुनिया, मतलब भगवान ने कोई और नया बिजनेस मॉडल बनाकर धरती पर भेजा है जिसको हम करें नहीं करें हमारे ऊपर है? क्या ट्रेडिशनल बिजनेस से कोई कंपैरिजन है या कंपैरिजन हटा ही दें? क्योंकि लोगों को लगता है कि बिजनेस तो वो है जो ट्रेडिशनल बिजनेस, फिर वो ट्रेडिशनल दिमाग ही इसमें लगाते हैं राइट। और इसे फिर छिटक जाते हैं। सर्वज्ञ, क्या है कि हमने ट्रेडिशनल बिजनेस की जो परिभाषाएं बना रखी हैं, ये उस परिभाषा में तो फिट होता नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ये स्ट्रेस नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, नॉलेज नहीं चाहिए, तो ट्रेडिशनल परिभाषा में कैसे शामिल होगा? अब जब चूंकि ट्रेडिशनल में शामिल नहीं होता है तो लोग समझते हैं बिजनेस नहीं है। मैं भी ये कहता हूँ ये बिजनेस नहीं है, कुछ और है। मैं भी ये कहता हूँ कि बिजनेस नहीं है, बियॉन्ड बिजनेस है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल बिजनेस के जो लेक्यूनर्स हैं वो इसमें नहीं है, पर इसमें बिजनेस, एक बिजनेस में जो अपॉर्चुनिटी होती है, इसका इज द लिमिट, वो इसमें है। और ये हमारा बिजनेस है, हमारी जॉब नहीं है, ये फ्रीडम की बात है, ये जॉब नहीं है हमारी, किसी के नौकरी नहीं करते। और इसलिए लोग यहाँ फेल हो जाते हैं, क्योंकि जॉब होती तो वहां प्रेशर होता है, वहां डंडा होता है, वहां पे फियर होता है। और 97% लोग फियर के कारण बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं या जो भी करते हैं वो फियर के कारण करते हैं। ड्रीम के कारण तो 3% लोग करते हैं, और भी 3% दुनिया में सक्सेसफुल हैं जो सिर्फ ड्रीम के लिए करते हैं, उनके लिए ड्रीम उन्हें ड्राइव करता है। हमारा इशू ये है डायरेक्ट सेलिंग में कि हम हर एक आदमी को ड्रीम ड्रिवन बनाना चाहते हैं, और वो बनना नहीं चाहता। जो बनना चाहता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, जो नहीं बनना चाहता वो फेल हो जाता है। तो हमें तो उनके स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें उनको ड्रीम ड्रिवन बनाना है। तुम्हें भैया, तुम्हें कोई नौकरी नहीं कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर फियर हो, कोई प्रेशर नहीं है, ड्रीम इज योर प्रेशर।
ड्रीम ही तुम्हारा बॉस है, ड्रीम ही तुम्हारा रीजन है, ड्रीम ही तुम्हारी वजह है, ड्रीम ही तुम्हारा लक्ष्य है, गोल है, रीजन है, कारण है, वजह है। अब वो जितना बड़ा होगा तुम उतना बड़ा बिजनेस बनाओगे, वो जितना छोटा होगा उतना बिजनेस छोटा होगा, और बिल्कुल नहीं होगा तो तुम फेल हो जाओगे। अब मैंने ड्रीम रख लिया कि मैं अभी तो फिलहाल 50,000 बनाता हूँ महीने का, और मैंने ड्रीम रख लिया कि मुझे 50 लाख रुपए बनाने हैं। अब ड्रीम है, राइट, और फिर भी मैं फेल हो जाता हूँ। हाँ, इसलिए क्योंकि जो 50 लाख रुपए कमाने के लिए जो मेहनत चाहिए, जो एजुकेशन चाहिए, जो डेडिकेशन चाहिए, वो आपके पास है। मैं अधिकतर लोग जब मेरे पास आते हैं, भैया मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, मैं क्या करूं, तो मैं उससे कहता हूं कि भैया पिछले हफ्ते या पिछले महीने तुम्हारी जो एक्टिविटी थी, जो एक्शन प्लान था, वो एक फॉर्मूला में डाल के मुझे दे दो। तुम कितने लोगों से मिले, कितने लोगों को तुमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई, कितने लोगों को प्रोडक्ट्स की डेमो किए, कितने लोगों को प्रोडक्ट्स की शेयरिंग करी, कितने लोगों से तुमने प्रोस्पेक्टिंग करी, वो जो डिटेल तो दो। वो उनके पास होती नहीं है, फिर कह देते हैं भैया कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कोई फियर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है, लोगों को तो उसको ही करने में मजा आता है, प्रेशर में, फियर में लोगों को काम करने का मजा आता है। इसलिए लोग, अधिकतर लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उसके लिए बने हैं वो। ये बात तो वर्थ नोटिंग है कि डायरेक्ट सेलिंग में आज हर बैकग्राउंड के लोग सफल हैं। आप बोलेंगे कि मुझे कोई पुअरेस्ट ऑफ द पुअर दिखाओ, तो वो भी अवेलेबल है कि जो 5,000 रुपये महीने के कमाता है। कोई बोलेंगे कि कोई 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति जो कैब चला के कर रहा है, नॉट अ जॉब जो एसी ऑफिस में बैठ के कर रहा है, क्योंकि कई बार एमबीए करके कोई निकलता है और उसको स्टार्टिंग पैकेज इतने का ही मिलता है, कोई भी हो। तो एक 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाला स्विगी जोमेटो की डिलीवरी करने वाला या ओला उबर चलाने वाला भी सफल है। कोई 1 लाख रुपए कमाने वाला एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी सफल है, उसने अपनी जॉब छोड़ दी। और कोई महिलाएं भी है, व्यक्ति, महिलाएं भी हैं, बिल्कुल महिलाएं भी हैं इस कैटेगरी में। और कोई एक व्यक्ति जो बहुत, जैसे एक नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, सीए हो, ऐसे भी कई लोग हैं। आपको नहीं लगता ऐसा? मुझे ऐसा लगता है कि इट इज जस्ट अबाउट अ माइंडसेट, कि इन कुछ लोगों का, जो कि डॉक्टर भी हैं, लॉयर भी हैं, सीए भी हैं, कुछ और नोबल प्रोफेशन में है, उनका माइंडसेट बिजनेस का है। सो दे वर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, राइट। कि हम एक कोई बिजनेस भी देखें, करें। डायरेक्ट सेलिंग उनको मिला, उनको लगा कि करने जैसा है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग में आए और सफल भी हो गए। और ऐसे ही कुछ लोग और हैं जो इस बिजनेस की तरफ देखते भी नहीं। उन्हें लगता है कि नहीं 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 यार, हम तो सीए हैं, हम कैसे कर सकते हैं, हम तो लॉयर हैं, हम कैसे कर सकते हैं, हम तो कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या रीजन है कि कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं आते? वन रीजन इज बिजनेस माइंडसेट, या मैं कह सकता हूं कि ग्रोथ माइंडसेट। कुछ लोग होते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं, जिन्हें अपग्रेड करना ही है लाइफ में। मतलब वो 10 लाख 15 लाख की गाड़ी से खुश नहीं है, वो उनको 50 लाख की 1 करोड़ की गाड़ी चाहिए, तो वो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं। कुछ फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं जो सुबह 10 बजे से प्रैक्टिस करनी शुरू करते हैं अपनी, शाम को 6 बजे तक मरीज देख लिए, हॉस्पिटल में राउंड कर लिए। ऐसे डॉक्टर हैं या अपने लॉयर हैं जो कोर्ट में चले गए, वो उसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ फर्क ये भी है, और यही रीजन है, अगेन हम उस बात पे आ रहे हैं कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग। तो इसीलिए कुछ लोग ये वाले भी आ जाते हैं, कुछ लोग कैब ड्राइवर भी आ जाते हैं, कुछ लोग हमारे महिलाएं भी आ जाती हैं। महिलाओं को एक सवाल होता है कि हम घर घर कैसे जाएंगे, पर अब जा ही रही हैं, महिलाएं सक्सेसफुल हैं, और वो एक घर जाके कोई गलत काम तो करना नहीं है। हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हैं, महिलाओं को कॉन्टैक्ट करके आगे बढ़ रही हैं। उन्हें इस बात का बड़ा विजन होना चाहिए कि हम घर घर नहीं जा रहे हैं, हम माल बेचने के लिए घर घर नहीं जा रहे हैं, हम किसी को एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं। आपकी सेल्फ इमेज इतनी बड़ी होनी चाहिए, आपके थॉट प्रोसेस में ये बिजनेस इतना बड़ा होना चाहिए कि एक महान अवसर है जो हम किसी आदमी को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अगर उसने अच्छे कर्म किए होंगे, उसका अगर पुण्य का उदय होगा, तो उसकी गर्दन हाँ में हिलेगी, और अगर उसने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, उसका पुण्य का उदय नहीं हो रहा होगा, तो अभी मना कर देगा, जब होगा तब आएगा। हमने ऐसे लोग भी देखे, 2-4 5-5 साल बाद लोग आते हैं, तो उनका राइट टाइम जब आया तब आएंगे। हम किसी की ना बुराई करते हैं, ना किसी बारे में बुरा सोचते हैं,
पर अगर मेरे मन में आ जाएगा कि मैं एक छोटा बिजनेस लेके जा रहा हूँ, मुझे एक छोटा सा बिजनेस है, मैं शुरुआत यहाँ से करूँ, एक छोटा सा बिजनेस है, तो आप गलती शुरुआत आपने कर ली। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, और हम आधा घंटे की बातचीत करेंगे विदाउट डिस्टर्बेंस, 100% फोकस के साथ। अगर दोनों कंफर्टेबल हुए तो इस बात को आगे बढ़ाएंगे, अगर कंफर्टेबल नहीं हुए तो एक अच्छी चाय के साथ हम मीटिंग को पूरा करेंगे। वो उतना बड़ा पोस्चर, नॉट ईगो, उतनी बड़ी सेल्फ इमेज, वो इंपॉर्टेंट है। और हमें एज ए बिजनेसमैन, जब मैं आपको बिजनेस दिखाने जा रहा हूं, तो मैं इस बिजनेस की हाइट इतनी ऊंची मेरे मन में होनी चाहिए, मेरी सेल्फ इमेज होनी चाहिए, और मैं ये कोशिश करूं कि इस बिजनेस का विजन आप में मैं इंजेक्ट कर सकूं। मैं वो श्रद्धा, वो फेथ, वो बिलीव जिसकी बात मैं करता हूं कि ये आपको इंजेक्ट कर सकूं कि अगर आपके सपने तो इससे पूरे हो सकते हैं, तो उसके पहले मुझे आपके वो सपने जानना भी जरूरी है कि आपके सपने क्या है। इसे मैं कहता हूं डीप एक्सरसाइज करो सामने वाले की। बिना वो जाने आप कैसे पता करोगे कि उसे क्या चाहिए और किस चीज पे आप बात करोगे। उसके पेट में दर्द हो रहा है और आप घुटने के दर्द की दवाई दे रहे हो, तो कैसे होगा? पता तो हो कि पेट में दर्द है कि नहीं। तो हम पहले पता तो करें, चेक तो करें, इंक्वायरी तो करें कि उसकी तकलीफ क्या है, फिर बताओ इस बिजनेस से कैसे हो सकता है। फिर वो स्टोरी सुनाओ सही कि इनको ऐसा था, इनके साथ ये तकलीफ थी और इनकी इस बिजनेस से इनने अचीव कर लिया, तो उसकी रिलेटेबिलिटी बढ़ेगी, तब तो वो बिजनेस में आएगा। हम क्या बात करते हैं उससे? वो लोग जो नहीं आते हैं या तो उस विजन को देख नहीं पाते हैं, और जो दिखाने वाला है वो उसे वहां दिखा नहीं पाता है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस सर्वज्ञ, जिसे हम कहते हैं ना कि विजन में और देखने में फर्क है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजन? व्हाट इज यू आर सीइंग, व्हाट इज अनसीन, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसे देखना विजन है। तो ये तो हमारा काम है उसे दिखाना, तब तो मुझे श्रद्धा पे हम उसकी इंजेक्ट कर पाएंगे। फिर हम उसे कहते हैं तू बड़ी मीटिंग में चल भाई, तो ये और अच्छे लोग मिलेंगे। ना जाने वो वहां कौन से व्यक्ति से कब का से रिलेट कर जाएगा, कौन सी एक लाइन से रिलेट कर जाएगा, उसको लगेगा हाँ ये मेरे लिए। प्रॉब्लम क्या है, लोगों को इस समझ में नहीं आता कि मेरे लिए। मैं जब 99 में बिजनेस में आया तो 98 में भी मुझे किसी ने दिखाया था, और जिससे मुझे दिखाया था मैंने उसको ही रिजाइन करवा दिया। दिस इज नॉट अवर कप ऑफ टी, मैंने उसको रिजाइन करा दिया। उस समय आपको क्या लगा? मुझे लगा ये तो मेंबर बनाने का बिजनेस है, उसने 80% किया। मुझे लगा ये तो प्रोडक्ट्स बेचने का बिजनेस है, उससे 80% किया। आज भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेंबर बनाने का बिजनेस, यही तो तकलीफ, मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है, ये नेटवर्क क्रिएट करने का बिजनेस है। ये मेंबर बनाने का बिजनेस मैं इसलिए मना करता हूं क्योंकि ये रूल हो गया उस चीज पर, जैसे हम किसी आदमी को आए रजिस्टर करें और घर घर जाएं। बिल्कुल। तो किसी किसी मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है, वी आर क्रिएटिंग ए नेटवर्क। और कौन नेटवर्क क्रिएट नहीं कर रहा है? मैकडॉनल्ड्स ने नेटवर्क क्रिएट किया कि नहीं किया? बाटा ने नेटवर्क क्रिएट किया कि नहीं किया? ओला नेटवर्क क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हर बड़ा बिजनेसमैन नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, और जो नेटवर्क क्रिएट कर रहा है वो सक्सेसफुल है, और जो नेटवर्क क्रिएट नहीं कर रहा है वो लिमिटेड अर्निंग में है। हम लोगों का नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, विच इज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द वर्ल्ड। लोगों का नेटवर्क है ये मेटेलिस्टिक चीजों का नेटवर्क नहीं है, ये शॉप का नेटवर्क नहीं है, ये फ्रेंचाइजी है लोगों की। पीपल बेस्ड बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है। लोग हमारी रॉ मटेरियल हैं, प्रोडक्ट्स नहीं है। प्रोडक्ट्स तो आएंगे जाएंगे। हमने नेटवर्क बना लिया तो प्रोडक्ट तो कोई भी आएगा, वो हमारे नेटवर्क। हम पाइपलाइन बिछा रहे हैं, घर घर में जाके पाइपलाइन बिछा रहे हैं। जिस दिन गंगा जल छूटेगा हर घर में हमारा पानी, हमारा गंगा जल होगा हर घर में। जब हमने नेटवर्क बना लिया और एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो हर घर में मेरा प्रोडक्ट जाता है, हर घर में मेरा प्रोडक्ट। मुझे एक घर में प्रोडक्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? वो तो गंगा जल है, मैंने पाइपलाइन बिछा दी। प्रोडक्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स ही क्या सिर्फ ज़रूरी है, या उसके अलावा पर्सनल केयर का जो रेंज है, स्किन केयर का रेंज है, ये भी ज़रूरी है? डेली यूज़ में जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी ज़रूरी हैं? क्या सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट से काम चल जाएगा कि ये सारे प्रोडक्ट्स भी चाहिए? नहीं, देखो ऐसा है कि नेक्स्ट $1 ट्रिलियन बिजनेस तो वेलनेस है। हम फोकस वेलनेस पे करते हैं क्योंकि वो मार्केट भी बड़ा है और उसकी लॉयल्टी भी बड़ी है और उसमें यूनिकनेस भी है। अगर मैं ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो
और हेल्थ केयर के साथ साथ जो हमारे पर्सनल केयर है, ब्यूटी केयर है, होम केयर है, वो प्रोडक्ट तो साथ में जाते हैं, क्योंकि लोगों को फेथ और बिलीव अगर हेल्थ केयर पे होता है तो इन प्रोडक्ट्स को यूज करता ही करता है। नेक्स्ट बिग थिंग इज द एग्री। अब हिंदुस्तान तो 80% एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अगर किसी कंपनी के पास है तो चमत्कारिक रिजल्ट आते हैं। क्योंकि हर किसान को जरूरत है। अब वो एंटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को काम में लिया, फिर उसकी घुटने में दर्द दी है, फिर उसको B12 की जरूरत दी है, उसे मल्टीविटामिन की जरूरत दी है, प्रोटीन की जरूरत दी है, तो उसे घर में कपड़े धोने की जरूरत दी है, तो उसको बर्तन मांजने की जरूरत दी है। तो फिर वो ओवरऑल सारे एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वो सबसे बड़ा काम करती है जिसके पास में वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हों और सबसे बड़ी रेंज वेलनेस की हो, क्योंकि वो नेक्स्ट $1 ट्रिलियन बिजनेस है जैसा मैंने कहा। तो ये भी बहुत बड़ा सिलेक्शन की बात है और ध्यान रखने की बात है। डायरेक्ट सेलिंग में अब कोर्सेज भी आ गए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ प्रमोट भी कर रही हैं, डिग्री कोर्सेज भी आ गए हैं, तो यूथ अब उसे रिकॉग्नाइज करने लगा है। आपको क्या लगता है कि यूथ को क्या एज अ करियर ले लेना चाहिए इसे, डायरेक्ट सेलिंग को, या फिर इसे पार्ट टाइम में शुरू करना चाहिए और फिर उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को पूछने से पहले मेरा तुमसे क्वेश्चन है, तुम इसमें क्यों है? ड्रीम, ये है पहली बात, क्योंकि एक यंगस्टर को ड्रीम अट्रैक्ट करता है और जब उसे भरोसा हो जाता है कि ड्रीम यहाँ से पूरे हो सकते हैं तो फिर उसमें वो जुट जाता है। रिस्क है निश्चित रूप से, अगर आप नहीं खड़े हो पाए, आपने अपना नाम नहीं बना पाए, आप एक बड़े लीडर नहीं बन पाए, आपको लोगों ने फॉलो नहीं किया, आप एक अच्छा पैसा नहीं बना पाए, तो रिस्क ज़रूर है। बट मैं वो रिस्क तो जॉब में भी है। एग्जैक्टली जॉब में नहीं है, पर फिर जॉब में आप उतना बड़ा कर भी नहीं पाते। नहीं, जॉब में रिस्क इसलिए कि आज आप वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाए, आपने वहाँ पे अगर मैनेजमेंट को खुश नहीं कर पाए, अगर आपने प्रोडक्टिव नहीं हुए तो आप जॉब से निकाल दिए जाओगे ना। बिल्कुल सही। फिर आप और आपकी उम्र हो गई 60 साल 50 साल, अब तो 45 साल की एज होगी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो फिर अब 45 साल बाद आपसे बाय बाय कर देंगे, क्योंकि आपकी सैलरी हो गई है लाखों में और आपकी एबिलिटी डाउन होती जा रही है। तो उनको क्या जरूरत है, नए लड़के तो उनको आपसे चौथाई सैलरी में मिल जाएंगे। वो कितनी बड़ी रिस्क है। सही बात की बात बिल्कुल सही है। और एक्सपीरियंस का तुम क्यों आए? मेरे आने का रीजन ड्रीम है। ड्रीम है। मेरे आने का रीजन सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रीडम है काम करने की, फ्रीडम है आपके पास टाइम की, आपके पास आप टाइम खुद मैनेज कर सकते हो, आप जितना बड़ा करना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो। और कि तुमने तो वॉरिक बिजनेस स्कूल से तुमने मास्टर्स किया, तुमने तो कोको कोला वाले तुम्हें पढ़ाने आए, वो रोल्स रॉयस वाले तुमको पढ़ाने आए, तुम उनकी फैक्ट्री है तुमने विजिट किया, तुमने तो 20 कंट्रीज के स्टूडेंट्स तुम्हारे साथ पढ़ते थे और IAS जो ट्रेनीज थे वो तुम्हारे यहाँ पढ़ते थे, न जाने क्या क्या था। इतने बड़े समुद्र से तुमने थोड़ा एक्सपोजर लिया पूरी दुनिया का, फिर तुम्हें ऐसी कौन सी चीज क्लिक की जो तुमने आके फिर डायरेक्ट सेलिंग को यहाँ पे शुरुआत की? एक शब्द में कहूँ तो अनलिमिटेड पोटेंशियल। राइट, सबसे बड़ी बात अनलिमिटेड पोटेंशियल है इस बिजनेस में। आप जो लोग पैसा बना लेते हैं उनको फिर वो नाम के पीछे भागते हैं, जो लोग नाम बना लेते हैं वो पैसे के पीछे भागते हैं, और दोनों नहीं बना पाते, वो दोनों नहीं बना पाते, वो डायरेक्ट सेलिंग को गाली देते रहता है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर हैं, उसकी पीक है यहाँ पर। और एक ऐसा पैकेज मिल जाए, लोग पैकेज के पीछे भागते हैं कि यार एक अच्छा पैकेज मिल जाए, तो पैसे का पैकेज होता है, उसमें फिर नाम मिसिंग होता है, उसमें फ्रीडम मिसिंग होती है। मैं देख रहा था अभी एक लिस्ट आई सोशल मीडिया पे कि जितने बिलियनर्स हैं, मल्टी बिलियनर, जो दुनिया के टॉप अमीरों में से एक है, उन सब के डिवोर्स हो चुके हैं, उन सब की फैमिली डिस्टर्ब है। अभी इंडिया में भी हमने देखा है कि कोई एक हाल ही में एक कंपनी IPO लेकर आई और उस के मालिक का, फाउंडर का डिवोर्स हो गया और फिर उसने दूसरी शादी कर ली। तो फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। आपने भले ही एक लिस्टेड कंपनी बना ली पर आपके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है तो सब खत्म हो जाता है, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। कई हैं ऐसे एग्जाम्पल, इंडिया में भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, यूनिकॉर्न्स के एग्जाम्पल है, जो कंपनी यूनिकॉर्न्स बन गई हैं, मतलब 100 करोड़ से ऊपर की जिनकी वैल्यूएशन हो गई है, बिलियंस में वैल्यूएशन है, उनके साथ भी ऐसा हुआ। पर इस बिजनेस में ये फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, आप अपना पैसा के साथ साथ आप नाम भी बहुत कमाते हो, लोगों का प्यार कमाते हो।
आप मेंटोर बन जाते हैं, वही वैल्यू है, फैमिली वैल्यूज है। फैमिली के साथ है ना, फैमिली के साथ रहना, अगर आप में वो संस्कार हैं और फैमिली को भी पूरी वैल्यूज देते हो, प्लस आपकी वाइफ को भी एक्सपोजर मिलता है, आपके बच्चों को एक्सपोजर मिलता है, पूरी फैमिली को एक्सपोजर मिलता है, तो इतना रिकग्निशन कहीं और नहीं मिलता। मैं इसमें एक बात- कंप्लीट पैकेज। हाँ, मैं इसमें एक बात और कहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट ओनली अर्निंग मनी। पैसा 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 नहीं है, क्योंकि जिंदगी में अगर सक्सेस के मायने देखोगे तो सिर्फ पैसा नहीं है। पैसा इज द वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर, लेकिन रिलेशनशिप, द राइट एटीट्यूड, स्पिरिचुअलिटी, द राइट थॉट प्रोसेस, राइट माइंडसेट, ये सब चीजें भी तो जिंदगी में सक्सेस का रीजन है। या पैसा 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 ही सक्सेस कारण है। अगर ये सब पैसे पैसा हुआ और ये सब नहीं हुआ जो मैंने गिनाया, तो पैसा किस काम का होगा? फैमिली वैल्यूज नहीं है, संस्कार नहीं है, अगर रिलेशनशिप नहीं है फैमिली में, आपके पास में रेस्पेक्ट नहीं है, तो पैसा क्या करोगे? कुछ लोग हैं जो सिर्फ इनको पैसा दिखता है, कुछ नहीं दिखती, बाय हुक और बाय क्रुक। हम भी बात कहते हैं नहीं, हम डायरेक्ट सेलिंग में, मेरी फिलॉसफी ये है कि तुम करोड़पति संत बनोगे, संत करोड़पति नहीं, क्योंकि संत करोड़पति तो वो होगा जो संत बन गया फिर पैसे इकट्ठे कर रहा है। हम बात करें तुम करोड़पति बनोगे, लेकिन जो तुम्हारा थॉट है, व्यवहार है, बिहेवियर है, माइंडसेट है, वो संतों जैसा होगा, क्योंकि तुम लोगों के रोल मॉडल बन रहे हो। तुम लोगों के रोल मॉडल हो, तो तुम्हारी जिंदगी बैची अगर संतों जैसी नहीं है, तो फिर लोग तुम्हें क्यों फॉलो करेंगे? पीपल फॉलो पीपल। वो पीपल तभी फॉलो करेंगे जब उनमें, आप में उन्हें कुछ एक्स्ट्रा और अलग से दिखाई देगा, और वो ही संभव हो सकता है। और अगर जो लोग इस बिजनेस को इतना बड़ा बनाना चाहते हैं, उन्हें अकेले पैसे के अलावा इन सब चीजों पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और अपने में बदलाव करना पड़ेगा, वरना सिर्फ पैसे से जिंदगी नहीं चलती। ये सब चीजें होंगी जो पैसा बरकत देगा, और अगर ये सब चीजें नहीं हुई तो पैसा विनाश का कारण बनेगा, विनाश का कारण बनेगा, बर्बादी का कारण बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है। पर क्या डायरेक्ट सेलिंग का हर लीडर ये सब संस्कार दे रहा है? इसमें तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, जो नहीं दे रहे उन्हें देना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, यू बिल्ट अ पीपल एंड पीपल बिल्ट अ बिजनेस। और अगर वो नहीं दे रहे हैं तो फिर वो नहीं समझ पाए सही डायरेक्ट सेलिंग को, वो नहीं समझ पाए सही डायरेक्ट सेलिंग को, उन्हें सही डायरेक्ट सेलिंग समझनी पड़ेगी। लोगों से मोहब्बत करने का नाम डायरेक्ट सेलिंग है, सही रिलेशनशिप बिल्ड करने का नाम डायरेक्ट सेलिंग है, लोगों की केयर करने का नाम डायरेक्ट सेलिंग है, लोगों के सपने अपने सपने बन जाएं उसका नाम डायरेक्ट सेलिंग है, लोगों को सिखाने का नाम डायरेक्ट सेलिंग है, और सीखने का नाम डायरेक्ट सेलिंग है। ये सब चीजें डायरेक्ट सेलिंग में है। लोग शिकायत करते हैं कि मेरे लोग टीम छोड़ के चले जाते हैं, हमारी टीम में राजनीति हो रही है, हमारी टीम में डिस्टर्बेंस हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब आप नहीं करते हैं जो मैंने भी बताया। रिलेशनशिप रिक्वायर्ड सेक्रीफाइस। अब सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, अगर नहीं हो तो स्वार्थी बन के और सेल्फिश बन के बिजनेस नहीं बिल्ड होगा। मैंने 2001 में एक फॉरेन मेरे अपलाइन थे, मैंने उनसे पूछा, फॉरेनर थे मेरे अपलाइन, मैंने उनसे पूछा कि लोग क्यों छोड़ के जाते हैं, तो उन्होंने सिर्फ 2 कारण कहे। पहली बात यह है कि आपकी रिलेशनशिप नहीं होती तो लोग छोड़ के जाते हैं, और दूसरा लोग पैसा नहीं बना रहे होते छोड़ के चले जाते हैं। आप उनके लिए इतना बड़ा बिजनेस बड़ा करने में मदद करो जिससे वो पैसा बना सकें, और ऐसी रिलेशनशिप बना के रखो कि वो आपको छोड़ के ना जा पाए। लोग आते एक्साइटमेंट से हैं और टिकते रिलेशनशिप से हैं। अगर एक्साइटमेंट नहीं होगी तो लोग आएंगे नहीं, और रिलेशनशिप नहीं होगी तो लोग टिकेंगे नहीं। और फिर मैं एक बात कहता हूँ, सर्व की जिंदगी की सीख है एक बेटे होने के नाते एक बात की, कि अपने नेटवर्क को ऐसा बनाओ कि उसे बार बार ना बनाना पड़े। बहुत खूब। ये तो बात मुझे बहुत पसंद आई थी, आपने कुछ समय पहले कही थी, और इस बात को कई लोग समझ नहीं पाते, नहीं समझ पाते, इसी और डेप्थ है इस बात की, बहुत बड़ी डेप्थ है। और इसको लोग मिसयूज करते हैं डाउनलाइन को, डाउनलाइन का मिसयूज के साथ साथ अपलाइन का मिसयूज करते हैं। नेटवर्क खुद अपने ही कारण, वही कारण होते हैं कि उनका नेटवर्क खत्म हो जाता है, और फिर वो दोष दूसरों को देते रहते हैं। एक बात और वो ये कि क्या बार बार कंपनियां बदलने से मैं सफल हो जाऊंगा? मुझे एक कंपनी में सफलता नहीं मिली तो मैं बहुत सारे कारण ढूंढ लेता हूँ, अपलाइन, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी का मैनेजमेंट, प्लान, बहुत सारे कारण हैं।
फिर मैं दूसरी कंपनी जाता हूँ, फिर मैं तीसरी जाता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग कंपनियां बदल बदल के क्या अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे, या उन्हें रुकना चाहिए किसी एक कंपनी में? सर्वज्ञ, और कब तक रुकना चाहिए? लोग अपने को नहीं बदलना चाहते हैं, दूसरों को बदलना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। मैंने भी चेंज किया, लेकिन चेंज के पीछे मेरी थॉट थी, मेरी फिलोसॉफी थी, मेरे रीजंस थे और उनकी बहुत डेप्थ थी। क्या वो आपकी फिलोसॉफी आपके पास है, वो रीजन आपके पास है, क्या उतनी डेप्थ आपके पास है? और चेंज का मतलब हमेशा ग्रोथ नहीं होता, और नहीं बदलने का मतलब ग्रोथ नहीं होता। जब जरूरत है नाव में उस किनारे पहुंचने के लिए नाव में बैठना भी जरूरी है, नाव से उतरना भी जरूरी है, पर सबका सही टाइमिंग जरूरी है। अगर आप नहीं बैठे तो उस किनारे पहुंचोगे नहीं। अगर आप उस किनारे पहुंच के उतरे नहीं तो पहुंचोगे नहीं, और आप बीच में उतर गए तो पहुंचोगे नहीं। तो आपको कब बैठना है, कब उतरना है, क्यों बैठना है, क्यों उतरना है, उन सब के एक लॉजिकल स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए। ये नहीं कि मैं फेल हो गया तो मुझे कंपनी बदलनी है। मैंने अगर बदला तो हर जगह सक्सेसफुल होने के बाद बदला, अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल और वैल्यूज के कारण। इतने में कहता हूं कि आपके फंडामेंटल, आपके वैल्यूज और आपके सिद्धांत प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वो नॉन चेंजेबल होने चाहिए। फिर उसके अनुसार जो चीजें बदलनी वो बदलो। लोग अपने सिद्धांत बदल देते हैं, तुम कंपनी बदलने की बात करते हो। परिस्थितियां अपने सिद्धांतों के हिसाब से बदली जाएं, लोग परिस्थितियों के हिसाब से अपने सिद्धांत बदल देते हैं। तो सिद्धांत तो अटल होने चाहिए, आपका वैल्यू सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो उसके हिसाब से चीजें बदलती रहें। हम परिस्थितियों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने सिद्धांत बदल देते हैं, तो वो आदमी कब जिंदगी में सफल होगा? और वो भी जाएगा तो उसकी सफलता के मायने क्या? लोग चले गए फर्जीवाड़ी कंपनी में, फाइनेंशियल स्कीम में, इसमें उसमें, उन्हें 25-50 करोड़ बना भी लिए, तो ये सफल हो गए? बिल्कुल नहीं। अब कोई आदमी अपने सिद्धांतों पर टिका है और उसने 25-50 करोड़ नहीं बना पाए, उससे चौथाई और आधी बना पाए, लेकिन उसके पास वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, अपने सिद्धांत हैं, और उसकी रेस्पेक्ट है, मॉरल वैल्यूज है, तब वो ज्यादा सफल है उसकी नजर में। कितने साल जो व्यक्ति शुरू कर रहा है इस डायरेक्शन बिजनेस को, कितने साल लगता है आपको कि उसको चाहिए कि ये एक सेटल्ड बिजनेस हो जाए उसके लिए? उसे बिल्ड करने में कितना समय लगेगा, कितने साल लगेंगे, ताकि वो महसूस कर सके कि हाँ मैंने ये बिजनेस बनाया है? दो बातें अलग अलग होंगी, जिसमें दो प्रश्न हो गए। एक प्रश्न तो है कि उसको अपनी चीज अचीव करने में या सफल होने में कितना समय लगेगा, और दूसरी चीज ये कि उससे एक रेजिडुअल इनकम क्रिएट करने में, या उसे लगता है कि मुझे ये मेरा बिजनेस सेटल हो गया, उसमें कितना समय लगेगा। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि यहाँ से दिल्ली जाने में कितना समय लगेगा। तो आंसर डेफिनेटली ये होगा कि आपके पास व्हीकल कौन सा है, पैदल हो, साइकिल से हो, बैलगाड़ी से हो, स्कूटर से हो, कार से हो, या हवाई जहाज से हो। इसका मतलब कि आपकी स्पीड क्या है। इस बिजनेस में अगर लाख में महीने की इनकम चाहिए तो कोई मुझसे पूछता है कि कितना समय लगेगा, तो मैं पूछता हूं कि आपकी स्पीड क्या है, आपकी सीखने की स्पीड क्या है, लर्निंग एटीट्यूड क्या है, आप कितना समय डालना चाहते हो, और जो समय डाला है उसमें आपका फोकस क्या है, उतना समय आपको लगेगा। और दूसरी बात कि स्टेबिलिटी कितनी कब होगी, तो वो चीज इस बात पर निर्भर करती है कि पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, पेड़ उतना मजबूत होता है। तो इसका उत्तर तो इस बात पर है कि जितना समय बीतता जाएगा, इतिहास बनने में कुछ समय तो देना पड़ेगा। आप कहेगा कि साहब मैं तो 1 साल में मैं काम करूंगा, नहीं हो सकता, क्योंकि उसे इतिहास जब बनता है तो उसके लिए समय तो लगता है। तो और बच्चा अगर 9 महीने में पैदा होता है तो उसके लिए तो 9 महीने चाहिए, वो 6 महीने में नहीं हो सकता। तो इसलिए वो वक्त उसमें चाहिए। पापा नहीं मान रहे हैं, पापा मना कर रहे हैं, मैं कैसे करूं, पापा को मना लो आप। ये सवाल यूथ के मन में बहुत रहता है, आता है कि मेरे घर वाले करने नहीं देंगे, वो रोक रहे हैं। बहुत सारे उनकी बात सुन के घर पे ही बैठ गए,
मैंने बीच में मैं रोकता हूँ, मैंने एक वीडियो देखा और जहाँ वो वीडियो डला था मैं उसे इमीडिएट डिलीट किया। एक बच्चा ये कह रहा है कि तुम्हारे पिताजी अगर राजी नहीं है तो पिताजी को बिना बताए बिजनेस को बिल्ड करो। मैं इस बात से सख्त खिलाफ हूँ और मैं नाराज हूँ। बिना बताए कोई काम नहीं करना, बता के करो, राजी करके करो, उन्हें इन्वॉल्व करके करो। सॉरी। वीडियो काफी वायरल गया है वो, हाँ, मैंने भी देखा, कोई स्टेडियम में बैठे हुए हैं राइट राइट। और मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। उसको डालने का क्या रीजन रहा वो तो नहीं पता, पर उसने ये दिखाया कि भाई इन सब के भी नहीं सुन रहे थे, वो तुम बिना बताए करो, वो कैजुअल डाल नहीं है दिया। बिल्कुल। पर मैं बचपन से देख रहा हूँ, मुझे याद है कोई यंग लीडर आया था जिसकी शादी नहीं हुई थी, पढ़ के निकले ही थे, और उन्होंने ये कहा था कि मेरे फादर नहीं मान रहे हैं, तो आप उनके घर गए थे, मैं भी साथ में गया था, दिवाली का समय था, और आपने जाकर उनके फादर को एनरोल किया, राइट। आपने उनके फादर को समझाया, और मैं सुन रहा था वो सब बातें मुझे याद नहीं है, और उनके सवालों के जवाब दिए आप। उसका रिजल्ट ये आया कि बाप बेटे दोनों फिर बिजनेस करने लगे। राइट, यही बात है। और मुझे अच्छी तरह याद है, और वो बल्कि एक समय तो ऐसा आया कि बेटे से ज्यादा बढ़कर फिर बाप ने काम किया, और वो पॉसिबल हुआ, बिल्कुल। बहुत अच्छी तरीके से हुआ। और ये कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमने देखे नेटवर्क में कि अब बाप बेटे काम कर रहे हैं। सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल अब कई हैं, मैं ही नहीं हूँ, मुझे भी शुरुआत की 12-13 साल हो गए, पर आज अपने सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर्स में अगर हम अपने नेटवर्क में देखें तो करीब 15 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी सेकेंड जनरेशन काम कर रही है, और अब बेटा बाप से आगे निकल गया काम करने में। तो ये सही है, पर इसका जवाब क्या दें उन लोगों को जो अभी ये बात सुन रहे हैं, जिनके फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं? क्योंकि मैं एक ऐसे लड़के को भी जानता हूँ जो फैमिली के प्रेशर में आ गया, फिर उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए और फिर अब वो एक बैंक में नौकरी कर रहा है, पर अभी भी करना तो डायरेक्ट सेलिंग चाह रहा है, पर अब समय नहीं मिलता, अब उसे उतना चांस नहीं मिल रहा है, अब उसे लग रहा है कि मेरी अच्छी सैलरी आ रही है, अब मैं कितना करूं नहीं करूं, वो कंफर्टेबल हो गया उसमें। करना भी चाहे तो वो कैसे करे, क्या करे? दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि लोग अगेन मैं कहूँगा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज की बात है। एक बच्चा आया और बच्चे ने लेके कहा मुझे बिजनेस शुरू करना है, उसको नॉलेज नहीं है, उसे पता नहीं है, उसे मालूम नहीं है, माँ बाप से कहता है, बाप कहता है लड़का भटक गया, बाप को पता नहीं है बिजनेस क्या है। तो अपनी अपलाइन को लेकर जाओ, आपकी अपलाइन उसके बाप की उम्र की होगी, वो उनको रिलेट करेगा, वो उनको बताएगा ये बिजनेस ऐसा है, बच्चे नहीं आप भी इसमें साथ आइए और आप भी शुरू करिए। पिता को, माँ को, फैमिली को किसी बड़े फंक्शन में लेके जाइए, उनको पता चलेगा कि बिजनेस कितना बड़ा है, उनको पता चलेगा इसका पोटेंशियल कितना बड़ा है, उन्हें पता चलेगा कौन कौन लोग इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। आप क्या समझा पाओगे, और कौन बेटा अपने बाप को समझा पाता है, कौन सा बाप अपने बेटे को समझा पाता है? वो तीसरा आदमी होगा जिसको नॉलेज है, वो उन्हें बताएगा, उन्हें एनरोल करेगा। तो आपको फिर उन्हें कुछ सीडी सुनाइए, कुछ वीडियोस दिखाइए कि ये लोग सक्सेसफुल हैं, ये लोग कर रहे हैं, अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मैं करूं नहीं करूं, क्यों नहीं करूं? हर बाप को चिंता होती है उसका बेटा बिगड़ ना जाए, हर बाप को चिंता होती है कि उसका बेटा गलत डायरेक्शन में ना चला जाए, और अगर सही डायरेक्शन है तो क्यों नहीं पिता चाहेगा कि बेटा उस जगह पर काम करे। हम उनसे छिपके नहीं करना चाहते हैं, फैमिली को बताए बिना नहीं करना है, उनको एनरोल करके करना है, और एनरोल करने के तरीके मैंने ही बताए, इस तरीके से फैमिली को इन्वॉल्व किया जाए। और नहीं हो इन्वॉल्व तो कहो कि कोई बात नहीं, मुझे लगता है ठीक है, तो मुझे अब 1 साल का समय दीजिए, मैं इसको करना चाहता हूँ, 1 साल बाद अगर नहीं कर पाऊं मैं, तो आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। इस बात पे तो राजी करो। और फिर 1 साल तुम्हारे लिए वो क्रिटिकल टाइम है जिसमें तुम 24 घंटे मेहनत करके सक्सेस होकर उनको दिखाओ, तो हो सकता है उसके बाद तुम्हारे साथ आ जाए। क्यों नहीं फैमिली को लाना? और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं आते हैं, मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं आती, तो मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम कैसे बिजनेस में इन्वॉल्व हुए, वो बताओ, जिससे लोगों को पता चले कि वो अपने बच्चों के साथ वैसा व्यवहार करें जिससे बच्चे उनके साथ बिजनेस में आए। सेकेंड जनरेशन को कैसे बिजनेस में ला सकते हैं, मतलब यही तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। हाँ, नहीं आपने मुझे लेकर आए, वो बात मैंने कही भी पहले भी, और वो उसका एक सीधा सिंपल सा एक रीजन है मेरे पास, वही कि आपने श्रद्धा क्रिएट कर दी, मुझे श्रद्धा आ गई, मैंने ऐसे मौके दिए। मैंने बचपन से मैं तुम्हें साथ में ले जाता रहा, उस माहौल में इन्वॉल्व करता रहा, मीटिंग और ट्रेनिंग में ले जाता रहा, हर चीज तुम्हें बताता रहा, और मैं भी सफल होता गया। अगर तुम मुझे सफल होते हुए नहीं देखते
तो तुम चले जाते। हर बाप की जिम्मेदारी है कि वो सक्सेसफुल हो तो रोल मॉडल बनेगा बच्चे के लिए, और साथ साथ में बच्चे को एनरोल करता चला जाए, तब तो बेटे को पता चलेगा दिस इज अ फ्यूचर। अगर तुम्हें पता नहीं होता और मैं सफल नहीं होता तो मैं तुम्हें कैसे एनरोल करता? तुम कहते आप तो कर नहीं पाए, मैं क्या करूंगा? और मैं नहीं भी कर पाता और मैं तुम्हें साथ साथ एनरोल करता जाता तो तुम कहते पापा हो सकता है आप नहीं कर पाए हो, कोई ना कोई कारण रहेगा, पर मुझे विजन है इस बिजनेस का, मैं करके दिखाऊंगा। तो एनरोलमेंट ऑफ द फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं बच्चों की बात नहीं कहता, मैं वाइफ की बात कहता हूँ। क्यों अपने स्पाउस को इन्वॉल्व करना है? और मैं लेडी जो बिजनेस बिल्ड कर रही है उनसे मैं कहता हूँ अपने हस्बैंड को एनरोल करो। साथ में मिलके जो दो लोग साथ में मिलके एक होम टीम बनती है, और होम टीम बनके जब काम होता है वो बड़ा ट्रेमेंडस होता है और उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं। नहीं तो फिर एक तो हो जाएगा ट्रैक्टर का पीछे वाला टायर और दूसरा रह जाएगा स्कूटर की टायर नहीं, तो कैसे बैलेंस होगा? फिर घर में वो रेस्पेक्ट नहीं होगी, घर में वो वैल्यू नहीं होगी, घर वालों को नहीं पता होगा व्हाट यू आर डूइंग, तो कैसे काम होगा? घर वालों को सबसे पहले पता होना चाहिए और हम उनको सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। तो उन्हें पता नहीं कैसे होता, हम ही कर लेंगे। ये तो हमारी फिलोसफी नहीं है आज तक की। बिल्कुल ठीक बात है। डायरेक्ट सेलिंग एक बेहतरीन बिजनेस के रूप में उभरा है। बहुत समय हो गया, अब लगभग 28 साल हो गए हैं। ऐसा नहीं लगता आपको कि कोई एक सैचुरेशन आ गया है, या 20 साल कंपनी को चलते हुए हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, तो कोई सैचुरेशन आ गया है कि अभी ये कंपनी उससे आगे जाएगी ही नहीं, पॉसिबल नहीं है, कोई अटकाव आ गया है, इनकम नहीं बढ़ेगी फिर उसके हिसाब से? कोई सैचुरेशन है या इस सैचुरेशन को पार कर जाएंगे? सैचुरेशन तो कभी होता नहीं है, कमी होती है लीडरशिप की। एक व्यक्ति डिसाइड करता है और वो बिजनेस को कहीं से कहीं ले जाता है, चाहे कंपनी का बिजनेस हो, चाहे उसका बिजनेस हो, चाहे उसका नेटवर्क हो। दम चाहिए लीडरशिप में, ये लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। तो सैचुरेशन तो कभी हो ही नहीं सकता। अरे सैचुरेशन होता तो जब हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल था और तब जियो उभरा और जियो ने पूरा बिजनेस एक वन साइडेड कर दिया, तभी तो जियो सोच सकता था कि सिचुएशन आ गया, सबके पास कनेक्शन है, सबके पास कनेक्शन है, हर एक के पास फोन है, अब क्या हुआ? तो सैचुरेशन तो हो ही नहीं सकता। ये कंजम्पशन मॉडल है, ये फिक्स असेट्स मॉडल नहीं है। जो बिजनेस भी फिक्स असेट्स के हैं उनका भी सिचुएशन कहाँ आया? उनका सिचुएशन कहाँ आया? जो फ्रिज बिक रहे हैं, टीवी बिक रहे हैं, घर बिक रहे हैं, मकान बिक रहे हैं, वो तो आदमी जिंदगी में एक बार लेता है 20-25 साल में, वो सैचुरेटेड हो गए। और उनकी कंपनियां कितनी है? ये बिजनेस तो कंजम्पशन मॉडल है। आज आपने खाया, कल खत्म हो गया। हम लोग डेली कंजम बिजनेस वो ग्रो करता है जिसका डेली कंजम्पशन हो, और हम उन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जो कंज्यूमेबल्स हैं। तो ये बिजनेस का तो सिचुएशन आ ही नहीं सकता। जब नए लोगों का सिचुएशन होगा तो नई जनसंख्या पैदा हो रही है, सही, हर एक को नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, हर एक का राइट टाइम अलग अलग होता है। मैंने किसी को आज बिजनेस दिखाया, उसका राइट टाइम नहीं, उसने मना कर दिया, उसका राइट टाइम 2 साल बाद आएगा, तो 2 साल बाद वो ज्वाइन करेगा, तो कहाँ से सिचुएशन होगा? कोई आज मेरे प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है, 2 साल बाद वो बिजनेस शुरू करता है। कोई बिजनेस शुरू करता है, फिर वो बिजनेस बंद कर देता है, फिर वो प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू करता है। तो हम तो मासेज में काम कर रहे हैं, और हम एक कंट्री में, एक स्टेट, एक गांव में नहीं कर रहे हैं, एक जिले में नहीं कर रहे हैं, हम एक स्टेट में नहीं कर रहे हैं, हम एक कंट्री में नहीं कर रहे हैं। तो सिचुएशन कैसे होता? हम तो ठेला है हमारे पास, हम जहाँ ठड़काएंगे वहां हमारा बिजनेस होगा, जहाँ खड़े हो जाएंगे वहां हमारा बिजनेस होगा। तो हम चलते फिरते बिजनेसमैन हैं, और जहाँ जाते हैं वहां से बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। और हमारा प्रोस्पेक्ट हर व्यक्ति है जो साथ ले रहा है, वो हमारा प्रोस्पेक्ट है, वो हमारा कंज्यूम करता है हमारे प्रोडक्ट्स को। अगर इतनी अच्छा बिजनेस मॉडल है, वे टाटा, अंबानी और अडानी क्यों नहीं आ जाते इसमें? ये बिजनेस अच्छा होना एक कंपनी के लिए या टाटा अंबानी के लिए नहीं है, ये बिजनेस अच्छा होना हर आम आदमी के लिए है, क्योंकि हर आम आदमी इस प्रोडक्ट को करता है। उन्हें वे अगर हेल्थ केयर में हैं, वो लोग पर्सनल केयर, होम केयर में हैं, और वो डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल में है कि नहीं है, वो एक कंपनी की सोच की दृष्टिकोण से है। लेकिन हम चूंकि डायरेक्ट सेलिंग के कंज्यूमर हैं, हम एक आम आदमी हैं, हम एक लीडर हैं, ये बिजनेस हर आम आदमी के लिए एक ओपन अपॉर्चुनिटी है, और उसी इकोनॉमिक फ्रीडम
उसके पास है, उस दृष्टि से सबसे बढ़िया बिजनेस है। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये मॉडल अगर उनको समझ में आ जाएगा तो वे शुरू कर देंगे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने शुरू किया पर वे फेल हो गए। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है। कंपनी के लिए भी ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, कंपनी के ओनर्स के लिए भी ट्रेडिशनल सोच नहीं है। वही कंपनी सक्सेसफुल हो सकती है जिसके ओनर के पास एक लीडरशिप थॉट हो, भले वो कंपनी शुरू करे, क्योंकि ये बिजनेस तो लीडर्स के साथ डील करना है। उनके पास एक फंडामेंटल क्लियर हो और उनके पास लॉजिक से ज्यादा उनके पास हार्ट हो, दिमाग से ज्यादा दिल हो, क्योंकि उन्हें डील करना है लोगों के सपनों के साथ। तो एक ट्रेडिशनल कंपनी की थॉट वाला व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू नहीं कर सकता, और अगर उसे शुरू कर दी तो वो खत्म ही होने वाली, बंद होने वाली है। सिर्फ कॉर्पोरेट माइंडसेट से बिजनेस नहीं चलता। कॉर्पोरेट माइंडसेट चाहिए चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, चीजों को रन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन उनके लिए भी जो रियल प्रोडक्ट है वो पीपल है। वो अगर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके वो प्रोडक्ट्स को अगर देखें, एनर्जी प्रोडक्ट्स को, तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगी कंपनी। उनको भी सोचना पड़ेगा, उनके लोगों के दिल में उन्हें उतरना पड़ेगा, वही कंपनी सक्सेसफुल होगी। और आज जो हिंदुस्तान में कंपनियां सक्सेसफुल हैं वो वही सक्सेसफुल हैं जिनके ओनर्स के पास दिल है लोगों का। एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ साथ इमोशनल सोच भी चाहिए। राइट। प्रोफेशनल अप्रोच तो जरूरी है, क्योंकि एक हम कॉर्पोरेट कंपनी चलाना है, हमें लंबे समय तक चलाना है, और मैनेजमेंट इमोशनल नहीं होता लोगों के प्रति। राइट। मैंने सुना है कि लोगों बोलते हैं, अरे यार ये कैसे लोग हैं यार, इनसे बदबू आ रही है। आप डायरेक्ट सेलिंग में हर तरीके के लोग आते हैं, अगर आप लोगों को ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मुझे लगता है जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनकी शायद वो सोच ऐसी है नहीं है, या फिर उन्होंने इसको एनालाइज कर लिया है और उन्होंने समझ लिया है कि लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है और हम नहीं कर पाएंगे, और हम कर नहीं पाएंगे। और जिनने किया वो फेल हो गए। एग्जैक्टली। और इसमें एक बात और भी है ना, उन कंपनियों को आज मान लो आपकी 30 तारीख लास्ट डेट है और कोई व्यक्ति 100 रुपए की वजह से वो जो लेवल अचीव करना चाहता था वो नहीं कर पाया। द कॉर्पोरेट सोच में तो आप कहोगे शट डाउन, क्लोज, वी कैन नॉट डू। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको लोगों के सपनों का ख्याल है, इमोशन का ख्याल है और वो सही है, सही दिशा में है, तो कंपनी को सोचना पड़ेगा यार 100 रुपए की वजह से उसका एक लेवल मिस हो रहा है, एक अचीवमेंट मिस हो रही है, इमोशनल मामला है और 2 साल से वो काम कर रहा है, तो मुझे कंसीडर करना चाहिए। तो अगर ये सोच नहीं होगी तो खत्म हो जाएगा। पर ऐसा भी नहीं हो कि लीडरशिप उसका मिसयूज करे। ये बैलेंस है और ये समझना पड़ेगा कंपनी को भी और लीडर को भी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते, और जब हम बात कहते हैं कि हम कन्विंस नहीं कर सकते तो हमारा पोस्चर लो हो जाता है और हमें लगता है कि हम किसी को कन्विंस करने जा रहे हैं और वो कन्विंस होने बैठा है, उसका पोस्चर हाई, हमारा लो। बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में हम किसी को कन्विंस करते ही नहीं हैं, हमें किसी को कन्विंस करना ही नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, हम उसे देने जा रहे हैं, तो हम क्यों कन्विंस करें? हम कन्वे करते हैं, जो उसे पता नहीं है वो बात हम उसे कन्वे करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में हम लोगों को कन्विंस करने के बिजनेस में नहीं है, हम अपने थॉट, अपना विजन, अपनी ड्रीम, अपनी श्रद्धा, अपनी बात, अपनी अपॉर्चुनिटी उसको कन्वे करते हैं। तो हम कन्वे करने के बिजनेस में, कन्विंस करने के नहीं। और हम कहते हैं जो आज तक आपको जिसके बारे में जानकारी नहीं है, वो पता नहीं, वो मैं आपको बताने आया हूं। तो वो कहता है आप मुझे कन्विंस करो। भाई मैं कन्विंस नहीं करूंगा, मैं कन्विंस करने के काम में नहीं हूँ। मैं आपको बताऊं, कन्विंस तो आपको अपने आप को होना पड़ेगा। बात है, ये सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन है। यस, ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन। ये लोग ये समझ नहीं पाते और लोग पीछे पड़ जाते हैं, फिर यस, कन्विंसिंग मोड में आ जाते हैं। सामने वाला फिर लगता है कि यार मैं बहुत बड़ा हूँ, सामने वाला छोटा है, ऐसे पैसे मांगना चाहता है, तू पकड़ यार 5,000 रुपये ले आयो कर और मर यहाँ से। तो वो वाला थॉट आ जाता है, जो कि अब कुछ महीनों में कम हुआ है, पर फिर भी लोग नहीं समझते। जो लोग बिजनेस लेकर जा रहे हैं, आपने शुरुआत में एक बात बहुत अच्छी है कि गलती उन लोगों की जो बिजनेस लेकर, यस, जो बिजनेस लेकर जा रहा है, अगर वो सही तरीके से अप्रोच करेगा तो ये बात आएगी नहीं। तो वी आर नॉट इनटू कन्विंसिंग, वी आर इनटू कन्वेइंग। यस, कन्वेइंग। और इसलिए सर्वज्ञ एक पॉइंट और है, जो लेके जा रहा है बिजनेस, उसे इस बात का के लिए ट्रेंड होना पड़ेगा कि वो अपनी बात को सही तरीके से सामने वाले को प्रस्तुत कर सके। और उसमें कोई बड़ा काम नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसे पहले खुद का कन्विक्शन चाहिए, खुद की इमोशनल ड्रीम चाहिए, खुद का विजन क्रिस्टल क्लियर ट्रांसमिट चाहिए। और जब अगर उसके पास
कन्विक्शन परफेक्ट है, उसकी श्रद्धा परफेक्ट है, उसकी स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर बिल्कुल डिफाइन है, उसकी ड्रीम बिल्कुल डिफाइन है, तो वो अपने आप, और उसका विजन क्रिस्टल क्लियर है, तो अपने आप वो सारी बात को उस सामने वाले में इंजेक्ट कर देगा। अब मैं ढीला हूं, मेरे पास ही वो श्रद्धा नहीं है, मेरी ड्रीम क्रिस्टल क्लियर और ट्रांसपेरेंट नहीं है, मेरे पास ही विजन नहीं है, मेरी ड्रीम डिफाइन नहीं है, तो मैं सामने वाले के कैसे ड्रीम निकालूंगा, कैसे उसको श्रद्धा पैदा करूंगा, कैसे उससे बात करूंगा। इसलिए हम कहते हैं कि ओवर सेलिंग नहीं करना, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, बस कन्वेंस नहीं करना। नहीं तो सामने आप कन्वेंस करोगे वो पीछे हटेगा, क्योंकि ये तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, आप मुझे तैयार करोगे मैं नहीं होऊंगा। तो इसलिए सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना। लड़की से शादी करने जाते हैं तो लड़की को अगर कन्विंस करो अपने लिए तो लड़की भाग जाती है। मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, ये लड़की को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करो तो लड़की अपने आप इंप्रेशन में आती है। हमारा काम अपनी बात को प्रस्तुत करना है, डिसीजन उसको लेना है। और मैं तो ये कहता हूं कि जो व्यक्ति बिजनेस दिखाने जा रहा है उसे डिसाइड करना है कि मुझे अपने नेटवर्क में सामने वाले आदमी को लाना है कि नहीं। हमें हर एक की क्या जरूरत है। जब कन्वेंस की बात आती तो मैं उससे कहता हूं कि भाई मैंने अपनी बात कर दी, मैंने अपनी बात तुम्हें कन्वे कर दी, अब तुम मुझे कन्विंस करो कि मैं तुम्हें अपने बिजनेस में क्यों लाऊं और अपना टाइम, मनी और एफर्ट्स तुम्हारे ऊपर क्यों डालूं, अपना टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स तुम्हारे ऊपर क्यों डालूं। अब तुम मुझे कन्विंस करो। क्यों, मुझे तो कुछ लोग चाहिए जिनके लिए मुझे जिनकी मदद करना है। मुझे 8-10 लोग चाहिए मैं जिनकी मदद कर सकूं और मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। तो फिर मैं तुम्हें क्यों अपने नेटवर्क में लाऊं और अपना टाइम, अपनी एनर्जी और एफर्ट्स तुम पे डालूं। तो नाउ यू कन्विंस मी, आई विल नॉट कन्विंस यू। तो वो कहेगा मैं कैसे कन्विंस करूं, तो मुझे बताओ आपकी स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आप कितने कमिटेड हो, आप सीधे को तैयार हो, आप लर्निंग मोड में हो, आप एजुकेशन लेना चाहते हो, आप सबमिशन में रहेंगे उन व्यक्ति की जो आपकी मदद करेंगे और जो आपको सिखाएंगे। बस मुझे चाहिए। तो सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है बिजनेस का, और आप हाई पोस्चर में आ जाते हो और आप उसकी मदद करते हो और एक टीम बन के आप ग्रो कर जाते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अवसर भी और ये एहसास भी है। अगर इस वक्त एहसास हो जाए जब अवसर आया है तो आप जीत जाओगे, लेकिन जब अवसर आता है तो लोगों को एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो लोगों को अवसर हाथ से छूट जाता है। मैं बहुत दिल से, प्यार से, मोहब्बत से ये बात कहना चाहता हूं अपने पूरे तजुर्बे को समेटते हुए कि अगर सपने पूरे करने हैं तो इससे बढ़िया दूसरा कोई अवसर नहीं हो सकता, मौका नहीं हो सकता। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो पूछो उस व्यक्ति से जो ये मौका आपके पास लेकर आया है। उसकी डेप्थ में जाइए, उसकी स्टडी करिए, उसके विजन को देखिए, सक्सेस स्टोरी समझिए, लेकिन यूं ही मत छोड़ दीजिए कि नहीं ये मेरे काम का नहीं है।